Hello students, I am Surin Singh Jagwan and in today's lecture I will teach you about chi-square test. This is the fourth part of hypothesis testing series. This lecture is very much helpful in UGC NET exam for BBA and MBA students. For better understanding of this lecture, I will suggest you to go through the previous three parts. Links are given in the description. Topics which I will cover in this exercise. First one, introduction of chi-square test, then formula representation. इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं chi-square टेस्ट के लिए. Then characteristics of chi-square test, then purpose of chi-square test, then assumptions for chi-square test, then some examples, and at last there will be assignment. Introduction of chi-square test. This test was first formulated by Frederick Robert Helmert and बाद में इसको कार्ल पियर्सन द्वारा 1900 में और डेवलप किया गया. ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें कि क्वालिटेटिव डेटा आपका यूज होता है. क्वालिटेटिव डेटा मीन वो डेटा जो किसी पर्सन की क्वालिटी को शो करता है. क्वालिटी मीन्स अब हम क्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें. तो क्वालिटी क्या होती है, जैसे किसी पर्सन का एटीट्यूड हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, उसका सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन लेवल हो गया. तो अगर आप इस चीज को शो करना चाहते हो तो क्वालिटेटिव डेटा के फॉर्म में शो होगा, जिसके लिए chi-square टेस्ट का यूज किया जाता है. फॉर्मूला ऑफ chi-square टेस्ट. It is denoted by Greek word x square. Chi-square test is used for variance test of sample and population. It is the only case where it is used as a parametric test. अगर आपको सैंपल का वेरिएंस दिया गया है और पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया गया है तो आप उसके थ्रू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के chi-square टेस्ट कर सकते हो, जिसमें chi-square टेस्ट इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एस स्क्वायर जो कि सैंपल का वेरिएंस है अपॉन सिग्मा पी स्क्वायर जो कि पॉपुलेशन का वेरिएंस है इनटू n माइनस वन. n माइनस वन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n जो है नंबर ऑफ सैंपल है. वेरिएंस टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंस बिटवीन पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस. यानी कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है और सैंपल का जो वेरिएंस है, क्या इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन है या नहीं है. chi-square test as a non-parametric test is calculated by dividing the square of the overall deviation in the observed and expected frequency by the expected frequency. The formula for non-parametric test, chi-square x square equal to sigma ब्रैकेट में OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन EI, जहाँ पे O जो है ऑब्जर्व वैल्यू है एंड E जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू है. ये आपको जब टेस्ट में करूंगा एग्जाम्पल के साथ में, वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chi-square टेस्ट. इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड. ये पॉजिटिव साइड में झुका हुआ होता है. इट इज ऑलवेज वन टेल टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. सेम बात यहाँ पे कही जा रही है बट एक डिफरेंट फॉर्म में कि एक वन टेल्ड एनालिसिस के फॉर्म में काम करता है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव साइड ही होता है. इट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसका जो कर्व होता है वो बेस होता है. डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव डिफरेंट कर्व्स. अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमें अलग अलग कर्व्स मिलते हैं. जैसे जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती रहेगी कर्व उतना फ्लैटन होता रहेगा. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिख रहा है. वेरिएंस इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम का ट्वाइस होता है आपका वेरिएंस, क्योंकि जैसे जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती रहेगी उसके दुगने पेस से आपका वेरिएंस बढ़ता रहेगा. तो ये आप कर्व में भी शो हो रहा है आपको कि वेरिएंस उतना ज्यादा होता रहेगा दो फ्रीक्वेंसी के बीच में जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती है. पर्पज ऑफ chi-square टेस्ट. chi-square टेस्ट जनरली आपका बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस में यूज होता है, जिसका मेन पर्पज होता है टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फेथ, टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड टू टेस्ट द डिटेक्शन ऑफ लिंकेज. गुडनेस ऑफ फेथ.
इसको चेक करने के लिए हम जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है उससे करते हैं और जो भी हम पे वैल्यू आती है काई स्क्वायर की उसको उस स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करते हैं टेबल वैल्यू के साथ में। अगर आपकी एक काई स्क्वायर की वैल्यू जो है टेबल वैल्यू से कम आ रही है तो इसको फिट माना जाता है। फिट का मतलब जो होता है वो ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है और जो आपका सैंपल है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। और अगर आपकी ये वैल्यू ज्यादा आती है इट मींस कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन, तो फिर उस समय आपकी अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हम ये चेक करते हैं कि जो दो एट्रीब्यूट हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। अगर आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आती है आपकी टेबल वैल्यू पे एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस स्टैंड करती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि दो जो एट्रीब्यूट है दोनों इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर नॉट एसोसिएटेड। एग्जाम्पल ले लेते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का कि किसी बीमारी में एक नई मेडिसिन बनाई गई है। अब उस मेडिसिन का उस बीमारी पे क्या असर पड़ता है इसको चेक करना है। इसके लिए जो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी वो ये होगी कि जो पुरानी मेडिसिन है और जो नई मेडिसिन है इनमें कोई फर्क नहीं है। ओके, और अब जब हम इसको टेस्ट करने के बाद रिजल्ट जो हमारा आएगा उसमें अगर हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो डेटा कलेक्शन के बेसिस पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो अगर लेस आती है आपकी टेबल वैल्यू से इट मीन्स कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये आपका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, यानी कि दोनों न्यू मेडिसिन और जो आपकी जो फीवर है उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई एक दूसरे के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। नाउ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे दो सैंपल हैं क्या वो एक ही पॉपुलेशन से आए हुए हैं या फिर अलग अलग से आए हैं, दे आर होमोजीनियस और दे आर कनेक्टेड विद द सेम पॉपुलेशन। तो जो इसमें एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम ये प्रूव कर पाते हैं कि आपका जो रिजल्ट है जो सैंपल्स हैं वो होमोजीनियस है या नहीं है। इसके लिए एग्जांपल जो बन सकता है वो बन सकता है कि कोल्ड ड्रिंक प्रेफरेंसेस अमंग मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स का एक अलग सैंपल्स हो गया, फीमेल्स का अलग सैंपल्स हो गया। तो ये दोनों सैंपल जो लिए गए हैं ये एक ही पॉपुलेशन से या अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं, इसको टेस्ट किया जा सकता है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में। एट लास्ट टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। ये टेस्ट तब यूज किया जाता है जब आप एक कैटेगरी के वेरिएबल जो दो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं उनको आप टेस्ट कर रहे हो कि उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। सो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मोर ज़्यादा आ रही है एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेवल पे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। इसका मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट जो है जो ये एट्रीब्यूट है वो क्या है, डिपेंडेंट है और लिंक्ड है दूसरे के साथ में। नाउ अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इंडिपेंडेंस वाली जो टेस्ट थी उसमें तो हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से कम आती है तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट डिटेक्शन में जब हम लिंकेज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वैल्यू जो कम आएगी तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक जगह इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, एक जगह डिपेंडेंट बोल रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि जो हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में देखते हैं वो दो एट्रीब्यूट के साथ में हम काम करते हैं, दो एट्रीब्यूट को आपस में चेक करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम इसमें क्या करते हैं एक एट्रीब्यूट को दो अलग अलग पॉपुलेशन के साथ में मैच करने की कोशिश करते हैं। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं। वो अजम्पशन क्या हो सकती हैं, ऑल द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। सारी ऑब्जर्वेशन जो होनी चाहिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। No individual item should be included twice or a number of times in the sample. सैंपल में किसी भी एक आइटम को दो बार यूज नहीं किया जाएगा। The total number of observation should be large. The chi-square test should not be used if n is less than 50। अगर n less than 50 है तो ये यूज नहीं होगी, यानी कि आपका n हमेशा मोर देन 50 ही होना चाहिए, तभी जाके आपका काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है।
ऑल द इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारे जो इवेंट्स हैं वो सब अलग अलग होने चाहिए। फॉर कंपैरिजन पर्पस द डेटा मस्ट बी इन ओरिजिनल यूनिट्स, सारा डेटा जो है वो ओरिजिनल यूनिट्स में होना चाहिए। इफ द थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5 then we pool it with the preceding or the succeeding frequency so that the resulting sum greater than 5। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 5 है तो आप इसको एक फ्रीक्वेंसी का सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग टर्म होता है उसके बेसिस पे इसको मोर देन 5 कर दोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल जो है ये पैरामीट्रिक टेस्ट जिसमें हम वेरिएंस का कंपैरिजन करेंगे सैंपल और पॉपुलेशन के साथ में। सो इसमें दिया गया है जो 10 स्टूडेंट्स को लिया गया है जिनका वेट है 36, 42, 45, 51, 49, 43, 55, 48, 52 एंड 49। नाउ can we say that the variance of the distribution of weight of all the students from which the above sample of 10 students was drawn is equal to 20 kg। 20 kg जो population का variance है उसके हिसाब से हमको इसका चेक करना है 5% significant level पे और 1% significant level पे। In solution first of all we will have to make a contingency table। तो जिसके लिए आपको variance को देखना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर के हिसाब से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 10 स्टूडेंट्स की आपने लिस्ट आउट कर ली है जिसमें अब आपका n इक्वल टू 10 हो गया है। अब आपने xi निकाला है, अलग अलग बच्चों का वेट है, xi मतलब x1, x2, x3 से लेके x10 तक, तो सबके आपने वेट यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। देन आपने यहाँ पे मीन जो आपका है उसके हिसाब से आपने इनका वेरिएंस निकाल लिया। मीन जो होता है वो आपका होता है टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ आइटम। तो इस हिसाब से आपका टोटल वेट था जो वो आया है 470 और नंबर ऑफ आइटम यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 10, तो इसके बेसिस पे आपका मीन आ गया है 47। नाउ आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यूज कंटीजेंसी टेबल में xi माइनस x बार यानी कि मीन की। तो xi आपका जो x1 है 36 है और x बार है 47, तो उसके बेसिस पे ये -11 आ गया। ऐसे ही -5, -2, 4, फिर 2, देन -5, देन 8, 1, 5 एंड 2। अब अगर हम इनका स्क्वायर कर लें तो -11 का स्क्वायर 111 हो गया, -5 का 25, ऐसे ही आगे 4, 16, 4, 16, 64, 1, 25 एंड 4, और इनका टोटल आपका जो हो जाता है वो हो जाता है 270। इसके बेसिस पे आपका अब ये 47 आपका मीन था और इसके बेसिस पे आपने जो आपकी कंटीजेंसी टेबल थी उसकी वैल्यूज निकालते हुए आप स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का निकाल सकते हो जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि यहाँ पे क्योंकि सिंपल आपको 10 वैल्यूज दी गई है तो n-1, और जो आपने ऑलरेडी 270 सिग्मा xi माइनस x बार के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है अपॉन 10-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 270 अपॉन 9, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √30। एंड क्योंकि आपको सिग्मा स्क्वायर एस की वैल्यू चाहिए और अभी आपके पास सिग्मा एस की वैल्यू है तो सिग्मा स्क्वायर जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे से √ आपका हट जाएगा। तो अब हम इसमें हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे और हमारी जो हाइपोथेसिस कहती है नल हाइपोथेसिस की जो पॉपुलेशन का जो डेविएशन है और जो सैंपल का डेविएशन है देयर इज नो डिफरेंस। सो अब इसको काई स्क्वायर की वैल्यू से टेस्ट कर लेते हैं। तो वेरिएंस के लिए जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर s अपॉन सिग्मा स्क्वायर p, यहाँ पे s और p आपके सैंपल और पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं इनटू n-1 जो कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 30/20 इंटू 10-1 जिसके आपका रिजल्ट आया है 13.5। 13.5 जो है ये आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम डिग्री ऑफ जो आपके अलग अलग सिग्निफिकेंस लेवल थे उस पर हम टेस्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस लेवल था वो आपका 5% था और हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 9।
तो 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे जो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर टेबल की वो आती है 16.92 और 1% जो सिग्निफिकेंट लेवल पे जो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू आती है वो आती है 21.67। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही वैल्यू जो हैं वो 13.50 से ज़्यादा हैं। जब भी टेबल वैल्यू आपकी काई स्क्वायर की जो आपकी एक्सट्रैक्टेड वैल्यू होती है उससे ज़्यादा आती है तो उस समय नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल होती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका वेरिएंस है पॉपुलेशन और जो आपका सैंपल वेरिएंस है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सैंपल लिया गया है वो उसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका वेरिएंस 20 kg है। नाउ हम एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम इसको जो काई स्क्वायर टेस्ट है इसे एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के फॉर्म में चेक करेंगे। तो इसमें आपको एक टेबल दी गई है। इसके जो एग्जांपल है क्वेश्चन का इसमें है कि आपको पोलियो की वैक्सीन्स आपने दी है एक गांव में और जो वैक्सीनेटेड आपने किए हैं और जो रह गए हैं वैक्सीन से उनमें जो पोलियो का अटैक हुआ है उसका डेटा आपको शेयर किया गया है जिसमें आपका 31 आपके वैक्सीनेटेड हैं जिनको अटैक हुआ है और नॉन अटैक्ड हैं वो हैं 469 यानी कि टोटल वैक्सीनेटेड जो हैं आपके वो 500 है और जो टोटल नॉन वैक्सीनेटेड हैं वो 1500 हैं जिनमें से अटैक्ड जो जिन पे पोलियो का वायरस आया है वो है 185 और जो नॉन अटैक्ड है वो है 1315। तो अगर देखा जाए तो टोटल अटैक हमने यहाँ पे देखे हैं निकाले हैं 216 और नॉन अटैक्ड है वो है 784 और टोटल जो आपकी पॉपुलेशन हो गई है वो हो गई है 2000 यानी कि आपने 2000 के ऊपर ये काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया है। अब हमको क्या चेक करना है इसमें टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ पोलियो। हमको ये चेक करना है कि जो ये वैक्सीन दी जा रही है क्या ये पोलियो के अटैक को कम कर रही है या नहीं कर रही है और इसको हमको 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे चेक करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब हमको जब ये एग्जाम्पल दिया गया है तो इसमें हमको एक हाइपोथेसिस बिल्डअप करनी है और वो हाइपोथेसिस ये होगी कि जो हमारी पोलियो की वैक्सीन है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है पोलियो के वायरस पे यानी कि जो अटैक्ड हैं वो एज इट इज ही हैं जैसे नॉन वैक्सीनेटेड के हैं। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि वैक्सीनेशन एंड अटैक्स आर इंडिपेंडेंट यानी कि हम ये चेक करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। On the basis of hypothesis, the expected frequency corresponding to the number of persons vaccinated and attacked would be जो expectation होगी अटैक की वो क्या होगी expectation of A into B इक्वल टू हो जाएगा A into B upon N जहाँ पे A जो डिनोट करता है वो वैक्सीनेशन को डिनोट करता है और B जो डिनोट करता है वो अटैक को डिनोट करता है यानी कि टोटल वैक्सीनेशन कितनी है और टोटल अटैक कितने हुए हैं। तो A जो है आपका वो है 500 और B जो है वो है 216 और टोटल जो पॉपुलेशन है जिसमें से हमने ये वैक्सीनेशन किया है वो है 2000। तो एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट विल बी 500 into 216 upon 2000 इक्वल टू 54। तो ये आपका ए बी आ गया है आपका। अब जब हमको ए बी मिल गया है तो हम उसके बेसिस पे एक कंटिंजेंसी एक्सपेक्टेशन की कंटिंजेंसी टेबल बना लेते हैं जिसमें कि अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो वैक्सीनेशन को हम यहाँ पे ए से डिनोट कर रहे हैं अटैक को बी से और ए बी जो आया हमारा 54 है तो 216 में से 54 अगर ये हट जाए तो बाकी के नॉन अटैक्ड होने चाहिए थे वो थे 162 ये एक्सपेक्टेड था और नॉन अटैक में देखा जाए तो 500 आपका टोटल है तो 500 में से आपने 54 हटा दिए तो नॉन अटैक्ड हो गए वैक्सीनेटेड वाले 446। सेम नॉन वैक्सीनेटेड का भी आ जाएगा आपका ए बी तो हमने निकाल लिया है बाकी नॉन वैक्सीनेटेड नॉन अटैक्ड वाले जो आउट ऑफ 1500 जो होगा तो वो 162 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1338 और जब हम इनका टोटल करेंगे नॉन अटैक्ड वालों का तो ये हो जाएगा 446 प्लस 1338 ये आ जाएगा आपका 784।
एक्सपेक्टेड की तरह चलिए अब एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेते हैं, कंटिजेंसी टेबल। तो यहाँ पे आपका ग्रुप है ए बी कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी कैपिटल, ये दोनों ए एंड बी बोथ आर स्मॉल, जिनको हम डिनोट करते हैं वैक्सीनेटेड अटैक्ट से, वैक्सीनेटेड नॉन अटैक्ट से, नॉन वैक्सीनेटेड अटैक्ट से और नॉन वैक्सीनेटेड नॉन अटैक्ट से। तो जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हमको दी गई है पहले से ही, और जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हमने निकाल दी है। तो इसके बेसिस पे जब हम OI माइनस EI निकालते हैं तो फर्स्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है -23, सेकेंड का रिजल्ट आता है +23, देन +23 एंड देन -23। अगर इनका स्क्वायर देख लिया जाए तो सभी का स्क्वायर आएगा आपका 529। इसके बाद जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो फर्स्ट जो वैक्सीनेटेड अटैक्ट का रिजल्ट आता है वो आता है 9.796, वैक्सीनेटेड नॉन अटैक्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है 1.186, वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड अटैक का जो रिजल्ट आता है वो आता है 3.265 एंड नॉन वैक्सीनेटेड नॉन अटैक का जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.395। और इनका सभी का सम करने पर जो काई स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू आती है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो काई स्क्वायर इक्वल टू होता है सिग्मा OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर अपॉन EIJ। तो हमने OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर अपॉन EIJ का जो अलग अलग वैल्यू निकाली है, अब उनका समेशन करने पे हमको जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 14.642। अब क्योंकि हमारी ये कंटिजेंसी टेबल है तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी R-1 इंटू C-1। R जो है आपकी 2-1 है और CV कॉलम भी आपके 2 ही हैं, तो 2-1 इंटू 2-1 इक्वल टू 1 आपका आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट्स टेस्ट इट विद द टैबुलर वैल्यू। तो टैबुलर वैल्यू जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे होती है वो होती है 3.841। अब जब चेक करें तो हमारी जो वैल्यू है वो 3.841 से एक्सीड कर रही है, यानी कि ज़्यादा हो रही है। जब भी वैल्यू आपकी जो आपकी काई स्क्वायर की जो एक्सट्रैक्टेड वैल्यू होती है वो अगर टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। यानी कि आपकी यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी वैक्सीन है उसका जो है पोलियो के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि वो प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होंगी पोलियो के अटैक को। इस लेक्चर में 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं तो बुक्स में जो हैं वो एग्जाम्पल्स आपके हैं, आप बुक्स से काफ़ी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अब जो मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन ली है कुछ सोर्सेज से, तो उन सोर्सेज को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। और एट लास्ट आपको असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको एक तो नोट्स बनाने हैं इस पूरी एक्सरसाइज के, और कुछ अलग से न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे अपनी एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी इस कॉन्सेप्ट को लेके और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इफ यू फाइंड साउंड इंफॉर्मेशन थ्रू दिस लेक्चर, then like this video and comment us to motivate. For being updated, subscribe our channel Professional Shiksha, because we make lectures videos helpful in your professional education. We will meet you in next lecture. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day. Keep learning.